प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 का एनुअल 2023 का जो हरियाणा बोर्ड का मैथमेटिक्स का पेपर था उसके सेट बी का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। फर्स्ट क्वेश्चन, ए टू रियल नंबर बी टू रियल नंबर, फंक्शन है एफ एक्स एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 4, इन 4 टाइप्स में से बताना है किस टाइप में है। तो ये एफ एक्स जो है ये है 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 ऑन टू इसलिए है क्योंकि एफ एक्स में डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आएगी। एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए एफ एक्स की डिफरेंट वैल्यू आएंगी। ऑन टू इसलिए है कि सेकंड सेट जो है बी, उसमें से कोई भी वैल्यू रखें तो ए में से कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी, नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 2 की प्रिंसिपल वैल्यू कोस इनवर्स माइनस √3/2 प्लस टेन इनवर्स √3। कोस में माइनस है तो पाई माइनस करके लिखते हैं। कोस की वैल्यू √3/2 30 पर होगी, पाई/6। इसी तरह 10 की √3 वैल्यू होती है 60 पर, मीन्स पाई/3। एलसीएम 6 पाई माइनस पाई प्लस 2 पाई, सो 8 पाई माइनस पाई 7 पाई/6। सो ऑप्शन इज डी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इफ ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए यानी कि कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस ए डैश, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह ऐड करते हैं। सो 2 कोस अल्फा 0 0 एंड 2 कोस अल्फा। अब कंपेयर करते हैं तो 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1, कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, मीन्स कोस अल्फा इज कोस 60 पर, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू पाई/3, मीन्स बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द ए डिटरमिनेंट। तो वैसे तो इसमें देखा जाए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। 2 -2 3 -3 माइनस का डिफरेंस है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है 0। फिर भी यदि इसको सॉल्व करना चाहें तो प्लस माइनस प्लस से, यहाँ पर 0 है तो इसलिए ज़रूरत नहीं है। -2 इंटू कॉलम और उस रो को छोड़ देंगे तो 0 -12, फिर -3 इस कॉलम रो को छोड़ देंगे तो 8 -0। तो इस तरह से 24 -24 वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कॉन्टिन्यूस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू एट पाई। तो क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो दो ही इक्वल कर देंगे के निकालने के लिए, जैसे एट एक्स इज इक्वल टू पाई और इक्वल कर देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। सो पाई पॉजिटिव पर वैल्यू आएगी कोस एक्स और इक्वल टू पर के एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर पाई रखेंगे और इधर रखेंगे कोस पाई प्लस एच, लिमिट है एच टेंड्स टू 0। सो के पाई प्लस 1 कोस 180 प्लस थीटा कोस एच ही होगा माइनस का, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 रखेंगे तो माइनस कोस 0, मीन्स के पाई प्लस 1 इज -1, के पाई इज इक्वल टू -2 एंड के इज -2 अपॉन में पाई। सो वैल्यू ऑफ के आ जाएगी -2 अपॉन पाई, मीन्स सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स dr/dt इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और r की वैल्यू दी हुई है 3।
हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस होती है 2πr, सो dc/dt 2πr का हो जाएगा dr/dt। 2π इंटू dr/dt 0.7 है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 1.4 इंटू पाई, या पाई की वैल्यू रख लेते हैं 222/7, तो इस तरह से 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4.4 सेंटीमीटर पर सेकंड, ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 में स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x² + y² इज 25, इस पॉइंट पर निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं x² का 2x, 2y dy/dx y² का, और 25 का 0। तो इस तरह से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -x/y। अब x की वैल्यू रखेंगे 5, इस पॉइंट पर निकालना है 5 cos थीटा, और y की वैल्यू 5 sin थीटा, सो कैंसिल होकर माइनस cos/sin इज cot थीटा, सो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें इंटीग्रेट करना है 1 - sin x/cos²x, तो यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लेंगे 1/cos² माइनस साइन के अपॉन में भी cos² dx। अब 1/cos² को sec² और इसको 10x इंटू sec² dx इस तरह से लिखेंगे। sec² का इंटीग्रेशन 10x माइनस sec² इंटू 10x का होता है sec² प्लस c, सो आंसर इज 10x माइनस sec² प्लस c, यानी कि 8th क्वेश्चन का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में इवेलुएट करना है इंटीग्रेट x sec² का, सो आइलेट से सेलेक्ट करेंगे कि फर्स्ट कौन सा है, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में, सो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। अब फार्मूला फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेट ऑफ द सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेट ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन sec² का इंटीग्रेशन 10x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, sec² का इंटीग्रेशन 10x dx, सो x 10x माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ 10 इज, या तो करेंगे माइनस लॉग sec² प्लस c, सो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, या इंटीग्रेशन ऑफ x 10x माइनस लॉग cos x, क्योंकि इसका नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस c, 10x का माइनस लॉग cos x, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। सेकेंड में लिखना है तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, माइनस लॉग sec² प्लस c, ये क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, ए इज आर्बिट्ररी, सो ए को रिमूव करना होता है, y² इज इक्वल टू 4ax, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 4ax का 1, तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब a और b का यूज़ करके a को रिमूव करना है, तो सेकंड से 4a की वैल्यू फर्स्ट में रख लेते हैं, y² इज इक्वल टू, यहाँ पर x है, इस 4a की वैल्यू रख देते हैं 2y dy/dx, सो y² इज इक्वल टू 2xy dy/dx, या y² माइनस 2xy dy/dx इज इक्वल टू 0, सो डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन गई फ्री फ्रॉम a, सो y² माइनस 2xy dy/dx, बी आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में
जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वेरिएबल सेपरेट से करते हैं इसको। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स को इधर ले जाएं। अब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, डी वाई के साथ y की टर्म और डी एक्स के साथ x की टर्म ले आएंगे, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ पर c इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। सो 11th क्वेश्चन का आंसर हो गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। करते हैं 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 12/13। हमें कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर। तो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। सो कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B के इक्वल, बट हमें यहाँ पर A इंटरसेक्शन B नहीं पता, तो हम यूज़ करेंगे A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की वैल्यू पता है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ B भी है। तो यहाँ से हम A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे। सो A इंटरसेक्शन B इज़, ये हो जाएगा 16/13, ये इस तरफ आकर 4/13। तो हम यहाँ वैल्यू रखते हैं A इंटरसेक्शन B की और पी बी की वैल्यू है 9/13। सो कैंसिल होकर 4/9। सो A अपॉन B की वैल्यू आ गई 4/9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ A when B is already occurred is 4/9. Question number 13. A fair coin is tossed 10 times. Find the probability of getting 6 heads. अब यहाँ पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी को सक्सेस ले लेते हैं, P वो 1/2 है और फेलियर को 1/2, ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। सो कॉइन को 10 में से 6 चाहिए, तो इसको लिखेंगे हम 10C6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 10 माइनस 6 दैट इज 4। अब इसको लिखेंगे 10C6 1/2 की पावर 6 प्लस 4 हो गया 10। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10C6 को 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 6 और सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया 105/512। ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ ए क्वाइन। किसी क्वाइन को 2 बार टॉस किया जाए तो उसका सैंपल स्पेस होता है HH, HT, TH और TT। तो इसमें नंबर ऑफ हेड्स को x लेना है। सो नंबर ऑफ हेड्स की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 हेड हो सकता है और मैक्सिमम 2 हेड हो सकते हैं। सो 0 हेड की प्रोबेबिलिटी एक ही केस है आउट ऑफ 4, 1 हेड के 2 केसेस हैं 2/4 और 2 हेड का भी एक केस है 1/4। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 में द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर के लिए ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। सो वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 6k को इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड आएगी 2 का स्क्वायर 4 9 प्लस 36 का रूट। सो 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइड बाय 49 माइनस 6k डिवाइड बाय 7। सो आंसर इज 2i प्लस 3j माइनस 6k डिवाइड बाय 7 बी। 15th क्वेश्चन का बी। क्वेश्चन नंबर 16 फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो हम देख लेंगे A1 B1 व C1। तो फर्स्ट लाइन के A1 B1 C1 है 3 2 4
और A2 B2 C2 सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं 2 3 -3 है, यहाँ से देख सकते हैं 2 3 एंड -3। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोस थीटा इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाय A1 स्क्वेयर B1 स्क्वेयर C1 स्क्वेयर A2 स्क्वेयर B2 स्क्वेयर व C2 स्क्वेयर की पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू यदि हम यहाँ पर A1 A2 की वैल्यू रखते हैं 3 2 जा 6 प्लस 6 -12 डिवाइड में ये सब वैल्यू। तो यहाँ से हम देख रहे हैं न्यूमरेटर की ही वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ पर ये तो नॉन जीरो वैल्यू आएगी। तो इस तरह से कोस थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 या π/2 मीन्स टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल इज 90 डिग्री और π/2। तो यहाँ से कई बार हम ऐसे डायरेक्ट भी चेक कर लेते हैं कि कहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। उसके लिए कंडीशन होती है कि A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 यदि 0 हो जाए तो परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसमें यही कंडीशन पूरी हो रही है। इस फार्मूले से भी क्लियर है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का 17th क्वेश्चन है fx की वैल्यू गिवन है 8 - x³ का 1/3 पावर, फाइंड f इनवर्स x। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम f ऑफ f निकाल लेते हैं, f ऑफ fx। तो इस तरह से उसकी वैल्यू आएगी f ऑफ fx। अब f के अंदर fx की वैल्यू लिखनी होती है, fx की वैल्यू है 8 - x³ की पावर 1/3। अब f के अंदर ये रखनी है वैल्यू, यानी कि जहाँ पर x है वहाँ पर 8 - x³ की पावर 1/3 हमें रखनी है, यानी कि यहाँ पर 8 माइनस इस x की जगह हम रखेंगे ये पूरी वैल्यू, मीन्स 8 - x³ की पावर 1/3। और यहाँ पर क्या था, क्यूब था उसका, x का क्यूब, तो यहाँ पर x का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से 8 माइनस, अब यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, 8 - x³ और होल पावर 1/3, 8 माइनस प्लस x³ की 1/3, सो x³ पावर 1/3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि f ऑफ fx इज इक्वल टू x के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज कि f इज इनवर्स ऑफ f, यानी कि f अपने ही आप का इन्वर्स है, मीन्स f इनवर्स x इज इक्वल टू fx, यानी f इनवर्स fx के ही इक्वल है। और fx की वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू थी। तो इसका मतलब f इनवर्स आ गया है 8 - x³ की पावर 1/3। सो हमारा ये आंसर है f इनवर्स x का। क्वेश्चन नंबर 18 में शो दैट tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x प्लस sin x को π/4 माइनस x के इक्वल प्रूव करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि यह tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, और इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x करेंगे। तो इसमें किया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, तो उससे cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x, डिवाइड में भी ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय cos x। तो यहाँ से बन जाएगा कैंसिल होकर 1 माइनस 10x 1 साइन अपॉन कोस यहाँ पर 10x। अब ये हो गया tan इनवर्स 10, ये फार्मूला है tan 45 माइनस x का,
एंड 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होकर पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही हमें इसमें प्रूव करना था, पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19 में ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड आउट करना है ए इंटू बी। सो सिंपल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 रोज एंड 2 कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का 2 रो एंड 3 कॉलम। सो कैंसिल होकर आएगा 3 बाई 3, यानी कि ए इंटू बी का ऑर्डर आएगा 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, इस तरह से -2 प्लस 0, देन फर्स्ट रो विद थर्ड, देन सेकेंड रो की एक एक से करेंगे, फिर थर्ड रो के साथ 9 -1 -3 प्लस 0 9 प्लस 2। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके ए बी की वैल्यू आ जाएगी 9 -2 0 3 -1 3 8 -3 एंड 11। ये आ गई ए इंटू बी मैट्रिक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करते हुए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले ऑपरेशन लगा लेते हैं इस पर। R1 को बना लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से वैल्यू आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। इसी तरह सेकंड पे 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। सेकंड और थर्ड रो एज इट इज रहेंगी। अब फर्स्ट रो से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन लेने के बाद 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर इज कॉमन। यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब 2 जीरोस हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर 2 जीरो बना लेंगे, C1 ऑपरेशन लगा लेंगे, C1 माइनस C2 और C2 को कर लेंगे C2 माइनस C3। तो इस तरह से यहाँ पर 0 C1 माइनस C2 कर रहे हैं, 0 दिस माइनस -1 0 C2 माइनस C3 0 1 और -1। थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं, बाहर हमारा एक फैक्टर आ चुका है। अब एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो से, तो 1 ही लिया जाएगा। सो 1 इंटू ये रो कॉलम छोड़ने के बाद 1 -0 1, ऑलरेडी एक फैक्टर कॉमन था। सो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1, दैट इज 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, और यही हमें इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 21, डिफरेंशिएट log x पावर cos x विद रिस्पेक्ट टू x। सो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें बेस में भी x हो पावर में भी x हो, y के इक्वल लेट कर लेते हैं सबसे पहले इसको, और फिर डिफरेंशिएट करने के लिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड। दोनों साइड का log कर लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगी log m रेज टू पावर n को लिखेंगे n log m। सो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए यहाँ पर आ जाएगा cos x log ऑफ log x, और इधर log y है।
अब इसके बाद डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। सो log y का बनेगा 1/y dy/dx, और यहाँ पर प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन cos x नो चेंज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन का 1/log x इंटू फिर log x का 1/x। अब की बार log ऑफ log x एज इट इज नो चेंज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos इज माइनस sin x। तो अब इस तरह से y को इस तरफ ले आएंगे। सो dy/dx इज इक्वल टू y इंटू cos x अपॉन x log x माइनस यहाँ पर हो जाएगा sin x, पहले लिख लेते हैं, इंटू log ऑफ log x डिवाइड में यहाँ पर 1 है। y की वैल्यू रख लेंगे। y की वैल्यू जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमने लेट किया था, ये y की वैल्यू है। सो इस y की वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे। y की वैल्यू है log x की पावर cos x, जो क्वेश्चन था हमें, cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log ऑफ log x डिवाइड बाय 1। सो ये आंसर आ जाएगा। चाहे तो इसका एलसीएम लेकर एक स्टेप मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, इफ y is equal to secant inverse 1/2x square minus 1 then find dy/dx। डिफ्रेंशिएट करना है इन्वर्स फंक्शन का। सो जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले सिंप्लीफाई करते थे, पहले उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू कोस थीटा। सो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट इज सीकेंट इनवर्स। ये फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस 2 थीटा का। सो y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/कोस 2 थीटा हो जाएगा सीकेंट 2 थीटा, और यहाँ से कैंसिल होकर वैल्यू आ गई 2 थीटा। यही हम चाहते थे कि सीकेंट से सीकेंट इनवर्स कैंसिल हो जाए। अब यहाँ जो हमने रखा था, इससे कोस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, कोस इस तरफ जाकर कोस इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू थीटा इन टर्म्स ऑफ x लिख लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो dy/dx इज इक्वल टू कोस इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो dy/dx -2/1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आंसर है। 23rd क्वेश्चन, इंटीग्रेट sin x अपॉन 1 प्लस कोस x dx। सो इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। लेट 1 प्लस कोस x इज इक्वल टू t, देन dt/dx बन जाएगा माइनस साइन x, और माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt, या साइन x dx को लिखेंगे माइनस dt। सो इस तरह से साइन x इंटू dx को लिखेंगे माइनस dt, माइनस को बाहर, और यहाँ पर 1 प्लस कोस x को t। सो माइनस 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c। अब t को दोबारा x की फॉर्म में रख लेंगे, t की वैल्यू 1 प्लस कोस x प्लस c। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कोस x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 24, इवेलुएट 0 to 5 रूट x अपॉन रूट x प्लस 5 माइनस x dx। सो यूज प्रॉपर्टी का यूज करके हुए हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को निकालेंगे। गिवन डिफरेंट इंटीग्रल को हम i के इक्वल लेट कर लेते हैं।
सो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को लिख लेंगे 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। सो आई इज इक्वल टू, यहाँ पर ए की वैल्यू है 5, तो जहाँ एक्स है वहाँ लिखेंगे 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी एक्स को लिखेंगे 5 माइनस एक्स डी एक्स। जो फर्स्ट आई लेट किया था इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं इक्वेशन, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू बन जाएगा 0 टू 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होकर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे आ जाएगा रूट एक्स, 0 टू 5। यहाँ पर इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, रूट एक्स पहले लिख लेंगे और 5 माइनस एक्स बाद में। अब ये भी आई की इक्वल बनी है, इसको हम लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। ये हमने आई लेट कर लिया। अब 1 प्लस 2 फर्स्ट और सेकंड को ऐड करना है। सो ये भी आई की इक्वल है, ये भी आई की इक्वल है, ये हो जाएगा 2i, और जब ऐड करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पर। तो या तो एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं, फर्स्ट थी 0 टू 5 रूट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स डी एक्स, और सेकंड थी न्यूमरेटर में चेंज है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। तो जब यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसको इकट्ठा लिख लेंगे 0 टू 5, और ये एलसीएम दोनों का सेम ही आएगा, तो एक्स प्लस 5 माइनस एक्स डी, बस न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। अब इससे ये और ये कैंसिल हो गया। सो 0 टू 5 1 डी एक्स, 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रल x और लिमिट 0 टू 5, तो इसको लिखेंगे 2i इज इक्वल टू अपर लिमिट x की जगह माइनस लोअर लिमिट। सो i इज इक्वल टू 5/2, ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी जो इंटीग्रल था हमारा उसकी वैल्यू है 5/2। इंटीग्रल था 0 टू 5 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 5 माइनस एक्स डी एक्स, मीन्स उसकी वैल्यू आ गई 5/2। सो आंसर इज 5/2। 25th क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। सो हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को रख लिया है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इससे कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू यहाँ आती है, y का कोफिशिएंट है p और y का कोफिशिएंट यहाँ पर है 1/x, और ये वैल्यू q के इक्वल होती है, यानी q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो p और q हमें पता चल गए। अब हमें निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है e की पावर पी डी एक्स का इंटीग्रल, यानी e पावर p है हमारा 1/x डी एक्स, मीन्स e पावर 1/x का इंटीग्रल log x, और e से log कैंसिल हो जाता है, यानी कि x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ गई है x। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, इस तरह से निकालेंगे। सो वैल्यू रखेंगे y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है x और q की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स बन गया। सो y इंटू एक्स इज एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स की 4/4 प्लस c। सो ये आंसर आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इंटू एक्स, एक्स की पावर 4/4 प्लस
सी, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन। पी एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं 0.16 फॉर एक्स इज इक्वल टू 0, के एक्स वैल्यू दी हुई है 1 और 2 के लिए, और के इंटू 5 माइनस एक्स 3 और 4, अदरवाइज वैल्यूज 0 आएंगी। तो हमें फाइंड करना है के और पी की वैल्यू फॉर एक्स ग्रेटर देन 2। तो एक तरह से इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मैं ऐसे लिख लेंगे, इस तरह से बनाएंगे x और यहाँ पर पी एक्स की वैल्यूज। x की वैल्यूज हैं जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 और 4, ऐसे लिख लेंगे। अब x इज इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू आएगी 0.16 और 1 के लिए x इज इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे, k इंटू 1 यानी कि k हो जाएगा। फिर 2 के लिए, अब 2 भी इसी में रखना है, x इज इक्वल टू 2, यहाँ 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2k। 3 के लिए इसमें आना है, 3 और 4 के लिए, तो 3 यहाँ रखेंगे, 5 माइनस 3 2, 2 इंटू के दैट इज 2k। और 4 के लिए भी, तो 4 के लिए यहाँ रखा 5 माइनस 4 1, 1 इंटू के। तो इस तरह से वैल्यूज आ गई पी एक्स की। अब हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1, यानी इन सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 आना चाहिए। तो इन सब को प्लस कर देते हैं और 1 के इक्वल रख देंगे, तो इनका सम आएगा 0.16 प्लस 1 के, 2 के 3 और 2 5 एंड 1 6 के, इन सभी का सम 6 के इक्वल आ जाएगा। और अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमने सिंप्लीफाई किया, 6k इज इक्वल टू 0.84 यानी k इज इक्वल टू 0.84 अपॉन 6, और सिंप्लीफाई करके 6 1 जा 6 और 0.4, तो यानी कि k की वैल्यू आ गई 0.14। एक आंसर ही आ गया। दूसरा हमारे से पूछा है p फॉर x ग्रेटर देन 0, यानी p की वो वैल्यू जिनमें x 2 से ग्रेटर हो। अब 2 से ग्रेटर है इन दोनों में, 3 में और 4 में, तो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू p की क्या है, 2k प्लस k मीन्स 3k, और 3k की वैल्यू है वो जो हमारे आई है 0.14, वो रख देंगे, तो यहाँ पर 0.42। सो दूसरा आंसर है 0.42 p की वैल्यू फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए। सो 2 आंसर है k और प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 2। ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब है क्वेश्चन नंबर 27, सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ये सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, 4 मार्क क्वेश्चन। सो 27 में ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको x और इसको y लेट करेंगे, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा tan इनवर्स ये x प्लस वाई, सॉरी यानी कि y मतलब 3x, 1 माइनस 2x इंटू 3x, ये, और राइट साइड में π/4 ही रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वेयर इज π/4। अब ये 10 इनवर्स इधर आ जाता है तो क्या बन जाता है 10 π/4, तो इस तरफ 5x माइनस 6x स्क्वेयर, और 1045 की वैल्यू 1, सो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वेयर, या 6x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 1 इज 0। फैक्टराइज कर लेते हैं, 6x स्क्वेयर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, तो इस तरह से 6x कॉमन माइनस 1 कॉमन, और एक फैक्टर है x प्लस 1 और एक फैक्टर है 6x माइनस 1। सो आइदर x प्लस 1 इज 0 और 6x माइनस 1 इज 0।
सो 2 वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1/6। सो ये हमारी x की वैल्यूज आ गई जो कि हमारे आंसर है इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन 28, वेरीफाई रोल थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² + 2x - 8 इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल -4 to 2। करते हैं 28th क्वेश्चन। रोल थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू x² + 2x - 8 इज ए पोलिनोमियल। Therefore, f(x) is continuous in the closed interval -4 to 2। सभी पोलिनोमियल कंटिन्यूस होती हैं तो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस रहेगी। सेकंड कंडीशन, f(x) is a polynomial, therefore f(x) is differentiable in the open interval -4 and 2। तो ये डिफरेंशियल भी है इस इंटरवल में। थर्ड कंडीशन के लिए एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, ये ए है और ये बी, यानी थर्ड कंडीशन के लिए एफ -4 और f2 इक्वल होना चाहिए। तो f -4 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4 -8 आगे 16 -8 -16 दैट इज 0 f -4। अब इसी तरह से f2 की वैल्यू निकालेंगे, 4 + 4 -8 ये भी 0 आ गई, यानी कि fa इज इक्वल टू fb भी है। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन रोल थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई हैं। एज ऑल द 3 conditions of Rolle theorems satisfy, therefore there exists at least one C in this interval, एक C जरूर इसमें एग्जिस्ट करेगा such that f' is equal to 0। मतलब एक C इसमें से ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। देखते हैं, जो हमारा f(x) था x² + 2x - 8, तो उसका डेरिवेटिव बनता है 2x + 2, यानी कि f' की वैल्यू बनेगी 2c + 2 और ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से c की वैल्यू आ रही है -1। अब ये जो c की वैल्यू है, क्या ये -4 और 2 के बीच में लाई करती है? सो यस, -1 लाइज बिटवीन -4 and 2। तो यही हम कह रहे थे कि एक ऐसा c मिलेगा जो इस इंटरवल में होगा और जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या रहेगी, इक्वल टू 0। तो ऐसे ये वैल्यू है, हेंस रोल थ्योरम इज वेरीफाइड। तो इस तरह से हमारी रोल थ्योरम वेरीफाई हो गई है। 29th क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 03 फ्रॉम द पैराबोला। हम डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, मिनिमम डिस्टेंस इस पॉइंट से इस पैराबोला तक का। सो 29th क्वेश्चन में 03 से पैराबोला का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। सो पैराबोला है अपवर्ड टाइप का, 03 पॉइंट, ये 03 पॉइंट है, इससे इस तक का मिनिमम डिस्टेंस। तो एक पॉइंट लेट कर लेते हैं XY, जिससे मान लीजिए इसका डिस्टेंस मिनिमम है।
तो इस तरह से ये डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं p इज द डिस्टेंस। जनरल पॉइंट एक्स वाई ले लिया है पैराबोला के ऊपर, तो p डिस्टेंस को डिस्टेंस फार्मूला से निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो ये p डिस्टेंस आ गया। अब इस p डिस्टेंस को हमें मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए इसको सिंगल वेरिएबल में लाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको खोल लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस ये है वाई स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6y। तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या एक्स में या वाई में। सो इसका यूज़ करते हैं। यहाँ y की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, सो इस एक्स स्क्वेयर को y पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वेयर को y पुट किया। अब p इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 9। स्क्वेयर रूट हटा लेते हैं तो p स्क्वेयर इज इक्वल टू, इस तरह से y का फंक्शन बन गया है p। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2p dp अपॉन dy विद रिस्पेक्ट टू y 2y माइनस 5। अब मिनिमम या मैक्सिमम के लिए हमें dp अपॉन dy को करना होगा 0। तो जैसे 0 करेंगे यानी कि 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू आ रही है 5/2 और x की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू हम जो रिलेशन है उससे निकाल लेंगे, क्योंकि x स्क्वेयर है y के इक्वल, सो x स्क्वेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y इज दिस, सो x इज √5/2। ये x और y की वैल्यू आ गई। तो हमें चेक करना क्या है, इस पर p की वैल्यू मिनिमम ही रहेगी, तो वो हम चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव से। सेकंड डेरिवेटिव हमारा डी स्क्वेयर p अपॉन डी वाई स्क्वेयर इज 2 विच इज ग्रेटर देन 0, मीन्स सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, देयरफॉर p इज मिनिमम एट दिस पॉइंट। अब इन पॉइंट्स पर p की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस बताना हमें। सो p की वैल्यू थी हमारी, p की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, p की वैल्यू थी वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 9। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, p की तो निकलेगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 प्लस 9। सो p इज 25/4/2 प्लस 9। तो इस तरह सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी 61 माइनस 50 डिवाइड बाय 4 एलसीएम लेकर, और यहाँ वैल्यू 11/2। So minimum distance, therefore minimum distance is equal to √11/2। तो इस तरह से पॉइंट गिवन पॉइंट का पैराबोला से मिनिमम डिस्टेंस √11/2 आएगा। 30th सम में द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए यानी कि पर्सन रिपोर्ट्स दैट a head appears, find the probability that and there was head actually। so Bayes थ्योरम की हेल्प से इस क्वेश्चन को करेंगे। सो 30th क्वेश्चन में हम कुछ इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे S1 पर्सन स्पीक्स ट्रूथ और S2 पर्सन डू नॉट स्पीक ट्रूथ। अब स्पीक ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसमें जैसे बोला द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5 एंड पर्सन डू नॉट स्पीक ट्रूथ, यानी कि 1 में से 4/5 माइनस कर देंगे तो नॉट स्पीकिंग ट्रूथ की आ जाएगी 1/5 और स्पीकिंग ट्रूथ की है 4/5। एच हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्वाइन पर, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2।
और ना आने की भी 1/2 ही होती है। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि हेड आ चुका है, तो ये हेड ट्रुथ से आया है, यानी कि एक्चुअली उससे आया है ट्रुथ से। तो इस तरह से बेस थ्योरम का जब यूज करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बाय S1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बाय S2। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 4/5 था, ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी, और नॉट स्पीकिंग ट्रूथ की थी 1/5। हेड बाय स्पीकिंग ट्रूथ, हेड की आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, और हेड बाय नॉट ट्रूथ यानी कि ना आने की, तो वो भी 1/2 ही होती है। हेड की आने की भी 1/2, ना आने की भी 1/2 होती है। तो अब इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, 4/10 प्लस 1/10, सो 4/10 एलसीएम लेकर 5/10, सो आंसर इज 4/5। So this question's answer is 4/5. 31. Find the area of the triangle with vertices 1, 1, 2, 2, 3, 5 and 1, 5, 5. So question 31 में ये ट्रायंगल है जिसकी वर्टिसेस हमें गिवन है। तो हम दो साइड ले लेंगे, एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाले, जैसे मैंने लिया BC और BA वेक्टर। सो BC वेक्टर लिखेंगे, BC वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। सो BC इज इक्वल टू OC का है पोजीशन वेक्टर ऑफ C यानी कि I प्लस 5J प्लस 5K माइनस OB पोजीशन वेक्टर ऑफ B 2I प्लस 3J प्लस 5K। सो सिंप्लीफाई करके ये आएगा -I प्लस 2J प्लस 0K। और इसी तरह अब दूसरा वेक्टर लेंगे BA, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B यानी दिस माइनस दिस। सो I प्लस J प्लस 2K माइनस 2I प्लस 3J प्लस 5K। और सिंप्लीफाई करके ये -I माइनस 2J माइनस 3K। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC रहेगा 1/2 BC क्रॉस BA का मैग्नीट्यूड का हाफ। तो इस तरह से 1/2 और BC ऊपर लिखेंगे IJK। पहले BC के कंपोनेंट्स, BC के कंपोनेंट्स हैं ये, तो -1, 2 एंड 0, और फिर BA के कंपोनेंट, और दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह से, और फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो I इस तरह से लिख लेंगे I इंटू -6, फिर -J, इस तरह 3, एंड देन K इज 2 + 2। सो इस तरह से ABC क्रॉस BA की वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करके। अब एरिया 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, और मैग्नीट्यूड के लिए 36 + 9 + 16। सो सिंप्लीफाई करके 61 √/2। सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC 1/2 BC क्रॉस BA का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से जो वेक्टर आया था हमारा BC क्रॉस BA, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। हम करेंगे सेक्शन D 32th क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तीन इक्वेशन दी हुई हैं XYZ में, XYZ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग
मैट्रिक्स मेथड। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ से कोफिशिएंट लेंगे 2 1 -1, इस तरह से 4 -3 2 3 -2 एंड 3। एक्स मैट्रिक्स जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं और बी मैट्रिक्स जो राइट साइड में वैल्यूज लिखी होती हैं। अब सबसे पहले हमें ए डिटरमिनेंट निकालना होगा। सो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस 1 करके निकालते हैं। तो 2 × -9 + 4 12 -6 -8 + 9। सो इस तरह से सिंप्लीफाई करके वैल्यू आ जाएगी -10 -6 -1 -17। सो ये है ए डिटरमिनेंट की वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू आ गई है। तो दैट मीन्स हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, हमारा जो सिस्टम है यहाँ से एक्स निकलेगा ए इनवर्स इंटू बी का यूज़ करके। तो इसलिए हमें ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट और फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए हम लिखेंगे कोफैक्टर्स, जैसे A11 A12 और A13। कोफैक्टर निकालने के लिए जैसे A11 निकालना है तो ये सम देखते हैं इवन है तो यहाँ पर प्लस साइन लगाना है, और ओड है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है। A11 निकालने के लिए वो ये फर्स्ट 1 का निकालना है, तो रो और कॉलम को छोड़कर इस तरह से -9 +4 हो गया, तो यानी कि -5। तो इस तरह से A11 आ गया कोफैक्टर -5। ऐसे A12 निकालना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को 12 -6, माइनस साइन पहले ही है, 12 -6, सो -6 आ गई A12। तो इसी तरह हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार हमने सभी इसके कोफैक्टर निकाल लिए हैं। तो एडजॉइंट ए लिखना है। एडजॉइंट ए निकालने के लिए ट्रांसपोज करना है जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगी। हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर्स लिख लेंगे, -1 9 7 -8 एंड और उसका ट्रांसपोज लेंगे। सो रोज को कॉलम में चेंज करेंगे। तो इस तरह से ये आ गया अपना एडजॉइंट ए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स होगा एडजॉइंट डिवाइड बाय डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट आया था -17। सो -17 से डिवाइड कर देंगे इस मैट्रिक्स को जो कि एडजॉइंट थी। अब यूज करना हमें x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, मीन्स x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे -1/17, यहाँ पर -6 9 -8 17 इंटू बी। बी की वैल्यू थी 148, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। -1/17 आउटसाइड ही रहेगा, सो दिस इंटू दिस। तो यहाँ से -5 -4 एंड -8, इस तरह से -6 -64 128 -80। सो सिंप्लीफाई करके आएगा -1/17, यहाँ पर -17, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, माइनस की वैल्यू 34, और यहाँ पर
सिंप्लीफाई करके -51। 17 से डिवाइड करेंगे, -17 से तो यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। सो इस तरह से XYZ जो थे हमारे, X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 2 एंड Z इज इक्वल टू 3 आ गया। मीन्स X इज इक्वल टू 1, Y is equal to 2 and Z is equal to 3 is the solution of this system of equations x, y, z की वैल्यूज आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट, डिटरमिनेंट गिवन है, इसको प्रूव करना है 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। प्रॉपर्टीज का यूज करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को प्रूव करेंगे। 32 क्वेश्चंस का और पार्ट, डिटरमिनेंट को बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज प्रूव करना है 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर x से डिवाइड करेंगे। सो x इंटू वाई प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर जेड। इसी तरह सेकंड रो को y से मल्टीप्लाई और थर्ड रो को z से। अब फर्स्ट कॉलम से x कॉमन लेंगे, सेकंड से y और थर्ड से z। बाहर है 1/xyz, तो फर्स्ट कॉलम से x कॉमन लिया तो यहाँ बनेगा y प्लस जेड का स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। सेकंड से y कॉमन एंड जेड स्क्वायर, और थर्ड से z को कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये एक्स वाई जेड इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ऑपरेशन लगाएंगे C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3। C1 माइनस C3, तो यहाँ पर हो जाएगा C1 माइनस C3, वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, यहाँ 0, दिस माइनस दिस, एक्स प्लस जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और थर्ड कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ फैक्टराइज कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हेल्प से। सो वाई प्लस जेड प्लस एक्स एंड वाई प्लस जेड माइनस एक्स, यहाँ पर 0 है। तीसरे में जेड प्लस एक्स प्लस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, 0। यहाँ पर x प्लस जेड माइनस वाई और x प्लस जेड प्लस वाई, यहाँ पर भी z प्लस एक्स प्लस वाई एंड z माइनस एक्स माइनस वाई। तीसरे कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। अब फर्स्ट कॉलम से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, सेकंड से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन, तो इस तरह से बाहर हमारे पास 2 आ जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि एक फर्स्ट कॉलम से लिया एक सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम से लेने के बाद यहाँ बचेगा y प्लस जेड माइनस एक्स, 0, और यहाँ z माइनस एक्स माइनस वाई, 0, यहाँ x प्लस जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, R3 में से R1 प्लस R2 माइनस करेंगे। सो अब अप्लाई करेंगे, R3 को बनाएंगे R3 माइनस R1 प्लस R2।
एक फैक्टर कॉमन ले चुके हैं पहले, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो यहाँ चेंज होगा 3 पर, फर्स्ट और सेकंड पर कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड ऐसे कैसे लिख देंगे। सो R3 में से माइनस कर रहे हैं इन दोनों को प्लस करके, यानी दिस माइनस दिस हो जाएगा, एक्स दिस माइनस दिस, यानी कि जेड माइनस एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 2xy में से एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर भी माइनस हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करके यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, जेड जेड कैंसिल, एक्स एक्स माइनस 2y, और यहाँ पर माइनस 2x, और यहाँ पर 2x y आ जाएगा। अब यहाँ पर 2xy है तो यहाँ भी 2xy बनाएंगे और यहाँ पर भी 2xy, तो इसको x से मल्टीप्लाई, इसको y से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉलम 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x से और कॉलम 2 को y से। सो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जब कॉलम 1 को x से करेंगे तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, एक्स वाई 0 माइनस 2xy, कॉलम 2 को y से, माइनस 2xy, ये एज इट इज। अब 0 बनाने के लिए कॉलम 3 को 1 में ऐड करेंगे और 3 को ही 2 में भी ऐड करेंगे। सो कॉलम 1 को बनाएंगे 1 प्लस 3 और 2 को C2 प्लस C3, इस तरह से यहाँ पर ऐड करेंगे कॉलम 3 को 1 में, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 3 को, तो इस तरह से इसको इसमें ऐड किया, यहाँ पर वाई स्क्वायर, जब यहाँ ऐड करेंगे 0, इसी तरह यहाँ ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ ऐड करेंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड, और ये 0 2xy। अब x कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट रो से और y सेकंड से। सो जब x कॉमन लिया फर्स्ट रो से, तो ये बन जाएगा y प्लस जेड एक्स एंड x, और यहाँ पर y कॉमन ले लेते हैं सेकंड से, तो y एक्स प्लस जेड वाई 0 0 2xy, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 2 0 बन गई हैं। अब हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं थर्ड रो से, प्लस माइनस प्लस करके, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इस तरह से प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड करेंगे तो 2xy, ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो इस तरह से करने पर 2xy, ये छोटा y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड माइनस एक्स वाई, फिर ब्रैकेट ओपन की, ये ब्रैकेट ओपन कर ली है, माइनस एक्स वाई, ये कैंसिल हो गया, तो बचा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें से जेड कॉमन आ रहा है, तो ये जेड कॉमन लिया, वाई एक्स और जेड, ये 2 फैक्टर पहले कॉमन आ चुके थे, सो 2xyz और एक फैक्टर ये, सो फाइनली 2xyz इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक फैक्टर और ये 2 की क्यूब, तो ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 33, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड between the circle x square plus y square is equal to 9
and x minus 3 square plus y square is equal to 9. We have to find the area between the two circles by using integration. So two circles हैं. फर्स्ट सर्कल को ऐसे लिखेंगे x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. सेंटर रेडियस फॉर्म में चेंज कर लिया है. x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो यहाँ से हमें पता चला कि सेंटर है 0 0 इस सर्कल का और रेडियस की वैल्यू है यहाँ से 3. इसी तरह से दूसरे सर्कल को चेंज कर लेते हैं. x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. सो यहाँ से सेंटर की वैल्यू है 3,0 और रेडियस की वैल्यू है 3. तो अब इन दोनों सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट सर्कल सेंटर 0 0. तो यहाँ पर हम सर्कल्स को ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट सर्कल जिसके सेंटर है 0 0 और रेडियस है 3. तो दैट मीन्स कि ये पॉइंट है 3 0 क्योंकि रेडियस 3 है. इस तरह इधर माइनस 3 0, ये 0 3 और ये 0 माइनस 3. सेकेंड सर्कल जिसका सेंटर है 3 0 और रेडियस 3, तो मतलब इधर भी 3 इधर भी 3 से ऐसे पास करेगा. तो हमें एरिया बिटवीन द टू सर्कल्स ये हमें फाइंड आउट करना है. अब इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से इस पॉइंट को मिला लेंगे इंटरसेक्शन को और एरिया 1 एरिया 2 निकालेंगे. दोनों को प्लस करेंगे और फिर डबल कर देंगे क्योंकि सिमेट्री ये कहती है कि एक्स एक्सिस इनको अबो एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस सेम है. तो हमें निकालना है एरिया 1 एरिया 2 दोनों को प्लस करके ऐड करना है. अब ये सर्कल है. इस साले सर्कल की इक्वेशन x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये सर्कल है सॉरी ये सेम ही सर्कल है ये तो. और ये दूसरे वाला ये वाला सर्कल है. यहाँ से ड्रॉ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेट करेंगे इस सर्कल को, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए. शेडो ऑफ दिस सर्कल ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम लिमिट 0 टू दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं दोनों सर्कल की इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो उसके लिए फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन और सेकंड सर्कल की इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेते हैं. दोनों इक्वल टू 9 है. तो इस तरह से x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इस तरह से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल. 6x इज इक्वल टू 9. सो x की वैल्यू आ रही है 3/2. मीन्स ये पॉइंट 3/2 है. इस पर x की वैल्यू मीन्स ये भी 3/2 है. तो फर्स्ट सर्कल में 0 to 3/2. सो फर्स्ट पार्ट का निकालेंगे 0 to 3/2 फर्स्ट पार्ट के लिए. ये वाला सर्कल, तो ये सर्कल है ये. यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर पुट करनी है. सो 0 to 3/2 यहाँ से y की वैल्यू आएगी 9 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर रूट. अब इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का. ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला ये होता है x/2 एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए. सो ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर.
तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। e की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू x माइनस 3। सो इस फार्मूले को लगाएंगे x बाय 2 एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a फ्रॉम द लिमिट 0 to 3/2। अब इसमें वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की वैल्यू 3/2 रखेंगे, फिर माइनस एक बार पूरे की वैल्यू 0 रखेंगे और पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से हमने 3/2 वैल्यू रखी, एक बार यहाँ पर 3/2 रखी और x की वैल्यू भी 3/2, फिर माइनस, फिर 0 रखी यहाँ पर, इसमें ये 0 रखने के बाद और फिर 0 इसमें भी रखी, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट ये वैल्यू आई और माइनस के बाद 0 रखने पर ये वैल्यूज आई। इसको सिंप्लीफाई किया, ये सब आया। फिर आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं, -3/4 27 का √3 डिवाइड बाय 4 का √2 9/2 माइनस π/6, ये 0 हो गई, 9/2 माइनस π/2। सो I इज इक्वल टू -9√3/8 माइनस 3 से कैंसिल कर देंगे, 3π/4 प्लस 9π/4 माइनस 9√3/8 और इन दोनों को 9 माइनस 3 यानी प्लस 6π/4 या माइनस 9√3 डिवाइड बाय 8 प्लस 2 से कैंसिल कर 3π/2। तो ये वैल्यू आ गई एरिया 1 की। अब इसी तरह हमें निकालेंगे एरिया 2। एरिया 2 यहाँ से निकालते हैं, लिमिट 3/2 to 3 और यहाँ से y की वैल्यू इस सर्कल से, यहाँ से इस सर्कल से y की वैल्यू निकालनी होगी। तो करते हैं। सो एरिया 2 निकाल रहे हैं, 3/2 to 3 y dx और एरिया y की वैल्यू इस सर्कल से लेंगे, ये जो था अपना, तो y की वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। वही फार्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो एरिया 2 इज x/2 एज इट इज प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट 3/2 to 3। अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की वैल्यू 3 रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट एक बार 3/2 रखेंगे, तो यहाँ पर 3/4, 3 का स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 3 का स्क्वायर साइन इनवर्स 3/2, यहाँ पर 3 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, ये वैल्यू 0 हो गई, 9/2 साइन इनवर्स 1 3/4, यहाँ पर 9 माइनस 9/4 हो जाएगा, यानी कि √27/√4 था तो 2 लिखेंगे, 9/2 साइन इनवर्स 1/2। सो 9/2 π/2 वैल्यू, यहाँ पर 3, ये भी 3√3 है और π/6 वैल्यू। हम सिंप्लीफाई किया, सो 9π/8 माइनस 9√3/8 9π/12। सो सिंप्लीफाई कर देते हैं,
सो 9/5 यहाँ पर 4 था, 9π/4, 9√3/8, यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे, 3π/4, इन दोनों को 9π - 3π 6π/4 -9√3 /8। तो ये वैल्यू आ गई सेकंड की, जो कि सेम वैल्यू है। तो अब दोनों एरियाज को प्लस करेंगे और ये निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। सो 1 + 2 करेंगे। 1 का भी आया था 6π/4 माइनस, और सेकंड का भी यही आया, यानी कि 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया 6π/4 -9, ठीक है। अब टोटल एरिया इसका भी ट्वाइस करेंगे, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस भी हमें लेना है। तो 4 टाइम्स 6/4 9√3/8। सो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6/4, 4 × 9√3/8, कैंसिल, 6π - 9√3/2। सो ये टोटल एरिया है। सो ये हो गया टोटल एरिया बिटवीन दी 2 सर्कल्स। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट 33 का और पार्ट करते हैं। सो 33 के और पार्ट में है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y greater than equal to x² and y less than मॉडुलस x। सो एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो पहले इसको देखते हैं, y = x² और इसको लिखते हैं y = x, y < मॉडुलस x था, तो इस तरह से लिख लेते हैं पहले। अब डायग्राम ड्रॉ करते हैं। y = x² है, पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है, लाइक दिस। दूसरा है y = मॉडुलस x। मॉडुलस x का ग्राफ होता है वी शेप में, इस तरह से। तो अब देखते हैं बिलो या अपवर्ड, y greater than x² किस तरफ आएगी शेडो। तो हम इसको चेक करने के लिए कि ये अबो है या बिलो, तो कोई एक पॉइंट रख लेते हैं। जैसे कि ये पॉइंट की लोकेशन मुझे पता है, ये पॉइंट होगा जैसे 0 1, तो मैं इसमें रख के देख लेता हूँ y को 1 और x को 0 रफ वर्क में। तो 1 greater than 0 ये ट्रू है, यानी कि ये पॉइंट इस एरिया में है, पैराबोला के ऊपर का एरिया। इसमें भी इसी तरह रख के देख लेता हूँ 1 0 0 1, तो 0 1 यदि मैं रखता हूँ 0 1, y को 1 और x को 0, सो 1 < 0 ये रॉन्ग है। तो यानी कि जो ये है मॉडुलस का ग्राफ इस एरिया में नहीं आएगा, तो इससे दूसरी साइड जाएगा। सो दोनों का जो कॉमन एरिया बन रहा है वो ये एरिया बन रहा है। अब सिमेट्री से ये दोनों सेम हैं, तो एक साइड का हम निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ए पॉइंट, ये ओ, बी पॉइंट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर लेते हैं, सी, और इसको डी ले लेते हैं। तो मैं एक साइड का ये निकालूंगा और फिर इसका डबल करेंगे। अब ये पार्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये जो लाइन है y = x, इसके बिलो का निकालेंगे और फिर उसमें से माइनस करेंगे बिलो पैराबोला, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा 1, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट चाहिए, इसके x के पॉइंट चाहिए, सो दैट कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएं, लिमिट 0 टू दिस पॉइंट लगाएं। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करता हूँ, y = x² को और y = x को, दोनों y की वैल्यू इक्वेट करने पर x की 2 वैल्यूज हैं 0 और 1, यानी एक बार 0 पर कट करते हैं दोनों और एक बार 1 पर। सो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। तो अब हमें पहले बिलो लाइन निकालना है, 0 to 1 y dx माइनस 0 to 1 बिलो पैराबोला, यानी y dx फ्रॉम पैराबोला। सो 0 to 1 y की वैल्यू लाइन से लेंगे, तो
तो y की वैल्यू है x, y इक्वल टू x, और पैराबोला से y की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर। दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वेयर बाय 2 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 क्यूब बाय 3 माइनस, सो सिंप्लीफाई करने पर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 1 बाय 6, बट क्योंकि हमें डबल करना है दोनों साइड में, तो टोटल एरिया आएगा 2 टाइम्स 1 by 6, that is 1 by 3. So this is our answer. 34th question. Find the shortest distance between the lines. First line कार्टेशियन फॉर्म में, सेकंड लाइन कार्टेशियन फॉर्म में, इनके बीच का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दो लाइन है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फार्मूला यूज करना होगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड की पॉजिटिव वैल्यू। तो सबसे पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू a1 की, a1 है 8i माइनस 19j प्लस 10k, और a2 की वैल्यू बनेगी 15i प्लस 29j एंड प्लस 5k। b1 की वैल्यू 3i माइनस 16j प्लस 7k, b2 की वैल्यू 3i 8j एंड माइनस 5k। तो हमें चाहिए a2 माइनस a1, इस तरह यहाँ से 7i प्लस 29 एंड प्लस 19 18 48j एंड माइनस 5k, ये आ गया a2 माइनस a1। अब हमें चाहिए b1 क्रॉस b2, जो कि इस तरह निकाल लेंगे, i j k लिखेंगे, b1 के कंपोनेंट्स b2 के कंपोनेंट्स, और फिर डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, i माइनस j और प्लस k, इस तरह से करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा इस तरह से 16 इंटू 5 80 माइनस 56, तो 24, फिर माइनस जे में दिस माइनस दिस करके, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 36, और फिर k के साथ आ जाएगा 72। सो ओवरऑल वैल्यू इज 24i प्लस 36j प्लस 72 की ये वैल्यू है b1 क्रॉस b2। साथ ही साथ b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। सो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकलेगा 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर 72 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 96 प्लस 5184, और टोटल आ जाएगा 7056, और जिसका स्क्वायर रूट हम जब निकाल लेंगे तो आ जाएगा 84। तो ये आ गया b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। अब हमें चाहिए a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, यानी कि a2 माइनस a1 ये और b1 क्रॉस b2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। सो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डॉट करते हैं, तो i की i के साथ, इसके साथ, j की j के साथ, k की k के साथ, और दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह से 7 इंटू 24 प्लस 48 इंटू 36 माइनस 5 इंटू 72। तो इस तरह से सिंप्लीफाई करके पूरी वैल्यू आ जाएगी 1536 सिंप्लीफाई करके।
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा, न्यूमरेटर था अपना a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आई 1536 और डिनोमिनेटर का आया था 84। इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, सो कैंसिल करके आ जाएगा 128 डिवाइड बाय 7। ये आंसर या पॉइंट में लेंगे तो 18.2 के आसपास ये वैल्यू आएगी। सो ये हमारा आंसर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। 35th क्वेश्चन एलपीपी का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2। F1 में 10% नाइट्रोजन है, 6% फॉस्फोरिक एसिड। F2 में 5% नाइट्रोजन, 10% फॉस्फोरिक एसिड। सोयल नीड्स एटलीस्ट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg फॉस्फोरिक एसिड। F1 की कॉस्ट ₹6 पर kg और F2 की है 5। तो हमें बताना है कि कितना फर्टिलाइजर कौन सा लिया जाए सो दैट न्यूट्रिएंट्स भी कंप्लीट हो जाएं और कॉस्ट मिनिमम आ जाए। वो मिनिमम कॉस्ट भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह से एक रफली सी टेबल हम बना लेते हैं जिसमें दो फर्टिलाइजर F1 F2 हैं, उनके कंपोनेंट नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ कॉस्ट लिख लेते हैं। अब F1 में बताया जैसे 10% नाइट्रोजन है तो 10% को हम 10/100 लिखेंगे। F1 फर्टिलाइजर में फॉस्फोरिक एसिड 6% है तो 6/100। F2 में नाइट्रोजन दिया हुआ है 5% और फॉस्फोरिक एसिड है 10%। नाइट्रोजन एटलीस्ट बोला तो एटलीस्ट में ये सिंबल आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 14 kg, और फॉस्फोरिक एसिड भी एटलीस्ट में ग्रेटर देन इक्वल टू 14 kg। F1 की कॉस्ट है रुपीज में 6 रुपीज पर kg और 5 पर kg है F2 की। तो हम लेट कर लेते हैं F1 फर्टिलाइजर x kg और F2 y kg लिया जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन जो बनेंगी इस तरह से इक्वेशन बनेगी, क्योंकि a kg x kg ले रहे हैं तो 1 kg में ये है कंपोनेंट, तो x इंटू दिस यानी कि 10x/100 प्लस y के साथ 5/100 इज ग्रेटर देन 14। और दूसरी इक्वेशन बनेगी यहाँ से, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड यहाँ से 6x/100 प्लस 10y/100 इस तरह से बनेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 14। कॉस्ट हम z को टोटल कॉस्ट ले लेते हैं, लेट z इज द टोटल कॉस्ट रुपीज में, तो टोटल कॉस्ट 6x प्लस 5y, जिसको हमें मिनिमाइज करना है। पॉजिटिव वैल्यू होंगी x और y की, सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस का टेबल बनाएंगे और फिर ग्राफ बनाते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन जो है कैंसिल भी कर लेंगे इनको, तो इस तरह से लिखेंगे यहाँ से पहले 10x/100 प्लस 5y/100 इज इक्वल टू 40। पहले इक्वल टू कर लेते हैं और कैंसिल वगैरह करके या y इज इक्वल टू आ जाएगा 100 इधर जाएगा 1400 माइनस 10x डिवाइड बाय 5, और वैल्यूज लेंगे x और y में। तो x को एक बार 0 रख लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 280, और एक बार y को 0 रखने से x की वैल्यू आ जाएगी 140। दूसरी इक्वेशन है 6x प्लस 10y, इस तरह से चला जाएगा 1400, और यहाँ से y की वैल्यू 1400 माइनस 6x डिवाइड बाय 10। तो सिंप्लीफाई भी कैंसिल वगैरह कर लेंगे इसको, x y में वैल्यूज इस तरह से ले लेंगे। तो सबसे पहले x को एक बार 0 रखेंगे 140 आ जाएगी, और एक बार
100 एक वैल्यू और ले लेते हैं, 100 पर 80 आ जाएगा। और एक वैल्यू हम y की वैल्यू 0 रख लेंगे। y की वैल्यू 0 रखने से भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो y की वैल्यू 0 रखने से कर 6x इज इक्वल टू 1400x की वैल्यू इस तरह से निकाल लेंगे कैंसिल करके। तो ये 700/3 वैल्यू आ जाएगी। अब इनका ग्राफ बनाते हैं। सो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन, फर्स्ट पॉइंट था अपना, इस तरह से हमने ले लिया। एक्स एक्सिस पर हमने 20-20 के गैप पर लिए हैं और वाई एक्सिस पर स्केल लिए हमने 40-40 का गैप लिया है। तो फर्स्ट इक्वेशन की 0 पर 280, सो 0 280 ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट था 140 पर 0, तो दूसरा पॉइंट है ये पॉइंट, और दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये इक्वेशन आ गई इसकी लाइन। अब यहां से हमें शैडो देखनी है कि शैडो किस तरफ जाएगी, क्योंकि इक्वेशंस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो उसकी शैडो बाहर की तरफ जाएगी। एक बार रख के भी उसमें दिखा देंगे। तो आउटसाइड जाएगी, मतलब 0-0 उसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। 0-0 रखेंगे तो उसमें रॉन्ग आएगा, मीन्स ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं, अवे फ्रॉम 0-0 शेड आएगी ये एरिया। दूसरी इक्वेशन में 0 पर था 140, 0 पर 140 ये पॉइंट है, ये पॉइंट होगा 0 एंड 140। दूसरा पॉइंट था 100 पर 80, ये पॉइंट होगा। और उसमें था 700/3 और y की वैल्यू 0, इस तरफ आएगा वो। तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये आया होगा 700/3, क्योंकि एक ये पॉइंट भी था y की वैल्यू 0 पर। इस लाइन की शेड भी अवे फ्रॉम 0-0 आएगी, और x ग्रेटर देन 0 ये, और y ग्रेटर देन 0 ये ऊपर की ओर। दिस मीन्स कि कॉमन रीजन, जो फिजिबल रीजन है वो ये एरिया बन रहा है, अनबाउंडेड रीजन है। सो कॉर्नर पॉइंट से पॉइंट लेंगे A, B एंड C। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट सी हो A, B, C। A के हैं 0 to 80, 180 और 700/3, 0। अब इन पॉइंट्स पर हम रखेंगे Z, ये पॉइंट रखेंगे Z पर, और मिनिमम कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। सो अपने 3 पॉइंट थे A, B, C कॉर्नर पॉइंट से, तीनों के कोऑर्डिनेट लिखे और Z में ये वैल्यू रख लेते हैं। तो Z 0 रखेंगे, 0 + 5 × 280 रुपीज 1400। 180 पर Z की वैल्यू 6 × 100 + 5 × 80, 600 + 400, 1000, और 6 × 700/3 + 0 × 5/0, तो ये भी आ गई 1400। तो जैसा हम देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू अपने 1000 है। सो कॉस्ट इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 80, और मिनिमम कॉस्ट अपनी आ रही है ₹1000। अब क्योंकि ये अनबाउंडेड रीजन है तो एक स्टेप यहाँ पर और करते हैं। सो अनबाउंडेड के केस में हमें जो z है 6x + 5 है, मिनिमम के केस में लेस देन ये वैल्यू जो आई 1000, इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा, और इसका ग्राफ की शेड देखनी पड़ेगी। तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। तो हमने इस इक्वेशन की 3 वैल्यू ली हैं, टेबल बनाई, 0 पर 200, 100 पर 80 और 500/3 पर 0। अब इनको ड्रॉ करते हैं।
ये स्टेप केवल अनबाउंडेड के केस में करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू थी 0 पर 200, ये वैल्यू आ गई। दूसरी एक वैल्यू है 100 पर 80, यही पॉइंट है। और एक तीसरी वैल्यू की चलो ज़रूरत नहीं है, तो हम इन दोनों को मिलाते हैं पहले, और ये डॉटेड लाइन आएगी क्योंकि इसमें इक्वल नहीं था। अब इस लाइन की शेड देखने के लिए मैं 0 0 इसमें पुट कर रहा हूँ, 0 + 0 लेस देन, क्योंकि इक्वल नहीं था तो डॉटेड लाइन आई, तो 0 लेस देन 1000 ऐसे चेक करते हैं। तो 0 लेस देन 1000 ये रॉन्ग है, तो इसका मतलब सॉरी राइट है ये, क्योंकि 0 1000 से लेस है, मीन्स शेड आएगी 0 0 की तरफ। और जब रॉन्ग हो जाता है तो उससे अवे आती है उस पॉइंट से, तो इसका मतलब इसका शेडेड रीजन टूवर्ड्स 0 0 आएगा, मतलब इसका शेड इधर आ रहा है, शेडेड रीजन इस तरफ बन रहा है इस लाइन का। तो हमें देखना है कि पुराना जो रीजन था फिजिबल रीजन और इसका कोई पॉइंट कॉमन है या नहीं है। तो क्लियरली इसका और इसका कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारी जो z की वैल्यू 1000 आई थी वो करेक्ट है। यदि दोनों रीजन मिल जाते हैं तो फिर आ जाता है नो सॉल्यूशन। तो इसमें हमारा वही पॉइंट, तो जो दोनों पॉइंट आए थे वही करेक्ट है, वही हमारा आंसर है। और मिनिमम कॉस्ट क्या है, ₹1000 है, तो ये आंसर है। फर्टिलाइजर 1 F100 kg, सेकंड 80 kg और मिनिमम कॉस्ट ₹1000, तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों ये था सेट बी का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, बट हमने कंप्लीट इसमें डिटेल में किया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।